Welcome to English Easy. In this video, our topic is past indefinite tense. इस वीडियो में हम past indefinite tense के बारे में बात करेंगे। आमतौर पे ये कहा जाता है कि past indefinite tense में उन कामों का जिक्र करते हैं जो माजी करीब में वाक़या हुए हों। माजी करीब, अब इसकी भी कोई हद नहीं है कि कल से मुराद माजी करीब है या पिछले माह से मुराद माजी करीब है या पिछले साल से मुराद माजी करीब है। जबकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस के रूल्स के मुताबिक तो हम बहुत पुरानी बातों का भी जिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, मैंने कार खरीदी, आई बॉट अ कार। मैंने कार खरीदी, अब ये कल भी हो सकता है, आज भी कुछ देर पहले हो सकता है। सेंटेंस नंबर 2 में देखिए, मैंने कल कार खरीदी, आई बॉट अ कार यस्टरडे। ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। थर्ड वन, मैंने ये मकान पिछले माह खरीदा। अब ये पिछले माह की बात आ गई, लेकिन ये भी जब ट्रांसलेट होगा तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही ट्रांसलेट होगा कि आई बॉट दिस हाउस लास्ट मंथ। और पिछले माह की जगह अगर मैं पिछले साल कर दूं तो फिर भी यही टेंस रहेगा कि आई बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर। उससे नीचे देखिए, 10 साल पहले की बात है, मैंने 10 साल पहले ये मकान खरीदा। आई बॉट दिस हाउस 10 years ago। ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस के मुताबिक ही ट्रांसलेट हुआ है। हत्ता कि जो सेंटेंस नंबर 5 मैंने लिखा है वो सदियों पहले का है, कम से कम 14 सदियां पहले की बात है, लेकिन इसको भी जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस के रूल्स के मुताबिक ही इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। मुसलमानों ने 8 हिजरी में मक्का फतह किया। द मुस्लिम्स कॉन्कर्ड मक्का इन 8 हिजरी। तो ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही ट्रांसलेट हुआ है। तो माजी करीब, अब ये 1400 साल पहले की बात तो माजी करीब नहीं कहला सकती, तो इसलिए माजी करीब की बात नहीं है, बल्कि जब आप किसी एक काम का जिक्र करते हैं, किसी एक एक्शन का जिक्र करते हैं, वो खा कल का हो, पिछले माह का हो, पिछले साल का हो, 10 साल पहले का हो, 100 साल पहले का हो या 1000 साल पहले का हो, उसको हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के मुताबिक ही ट्रांसलेट करते हैं। तो इसलिए माजी करीब नहीं, बल्कि जब पास्ट में एक काम का जिक्र करें तो वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही ट्रांसलेट होगा। इसके नाम से जाहिर है, इनडेफिनिट, लामहदूद है। ये पास्ट लामहदूद, सिर्फ माजी करीब नहीं है बल्कि पास्ट लामहदूद है कि आप हजारों साल पहले की बात भी इसी तरह कर सकते हैं। हत्ता कि अगर हम आदम अलैहिस्सलाम की बात करें कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा, तो फिर भी हम यही कहेंगे कि अल्लाह ऑल माइटी सेंट एडम टू द अर्थ। फिर भी वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के रूल्स के मुताबिक ही ट्रांसलेट होगा। तो पास्ट इंडेफिनेट, ये इनडेफिनेट है। करीब का होना ज़रूरी नहीं है कि पिछले माह की बात हो, पिछले साल की बात हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कितनी भी पुरानी बात हो सकती है। सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर आप सिर्फ एक एक्शन की बात कर रहे हैं, एक अमल की बात कर रहे हैं, एक काम की बात कर रहे हैं, तो उसे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के मुताबिक ही ट्रांसलेट किया जाएगा। लेकिन अगर काम एक से ज़्यादा हो जाएंगे तब फिर हम उसे पास्ट इंडेफिनेट टेंस में नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपने ये बात समझ ली होगी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सिर्फ माजी करीब की बात नहीं होती बल्कि माजी लामहदूद की बात होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में किसी फ़िक्रे को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम वही बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, यानी SVO। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, सेकंड फॉर्म के बाद अगर ऑब्जेक्ट ने आना है या कोई एडवर्बियल मौजूद है तो वो वर्ब के बाद ही आएगा, इससे पहले नहीं आ सकता। तो अब हम पहली मिसाल को देखते हैं। मैंने कार खरीदी, इसमें सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो मैंने कार खरीदी, इसमें आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट आ गया। खरीदने की सेकंड फॉर्म बोट, आई बोट। अब इसके बाद इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है, आई बोट अ कार, आई बोट अ कार, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट और वर्ब का ख्याल रखना है, बाकी जो कुछ भी है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद ही आप लगाएंगे। मिसाल नंबर 2 में देखिए, मैंने कल मकान फरोख्त किया।
ये भी पास्ट की बात है। मैंने कल मकान फरोख्त किया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं है, इसी तरह आ जाएगा आई, और फरोख्त करना सेल, उसकी सेकंड फॉर्म आएगी आई सोल्ड अ हाउस, आई सोल्ड अ हाउस येस्टरडे। तो आपने सिर्फ ख्याल रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए, और अगर एडवर्बियल या ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। छोटे बच्चों को इस टेंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए आप उन्हें छोटे छोटे से टॉपिक बनाकर दीजिए। मिसाल के तौर पर उन्हें क्वेश्चन दीजिए, व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, आर यू कैन से व्हाट डिड यू डू द लास्ट वीक। इस किस्म के टॉपिक उन्हें बनाकर दीजिए और इन्हें सिर्फ ये स्ट्रक्चर बता दीजिए कि आप सबसे पहले आई लगाएंगे और उसके बाद जो जो कुछ आपने किया, जो वर्ब्स हैं उनकी बस सेकंड फॉर्म लगाते चले जाएं। मसलन व्हाट डिड यू डू येस्टरडे आई टू अ पार्क, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं बच्चे और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते चले जाएंगे, तो वो सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में खुद ब खुद ट्रांसलेट होते चले जाएंगे। इस किस्म की बहुत सी सिचुएशन आप बना के, लेकिन सिंपल सिचुएशन बना के आप बच्चों को दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नॉट लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है और हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू या डज इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे हम डिड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए मिसाल नंबर 1, वो यहाँ नहीं आया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद नहीं आया ही डिड नॉट, नॉट लगाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी होता है, ही डिड नॉट। और जब ये डिड यानी डू की सेकंड फॉर्म आ गई डिड, तो अब दूसरे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ही डिड नॉट, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ही डिड नॉट कम हेयर। अगर ये सिंपल सेंटेंस होता, असर्टिव सेंटेंस होता कि वो यहाँ आया, तो हम इस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते, ही केम हेयर। लेकिन अब ये नेगेटिव सेंटेंस है और डिड नॉट लग गया, तो जब सेंटेंस में डिड आ जाएगा, चाहे वो इंट्रागेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, जब डिड सेंटेंस में आ जाएगा तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मिसाल नंबर 2 में देखिए, हमने केक नहीं खाया, वी है सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं के लिए फास्ट में डिड नॉट आएगा, वी डिड नॉट ईट केक। थर्ड वन, आपने मुझे नहीं बुलाया, सबसे पहले सब्जेक्ट यू और नॉट के लिए डिड नॉट, यू डिड नॉट इनवाइट मी। इनवाइट की जगह आप कॉल भी लगा सकते हैं कि यू डिड नॉट कॉल मी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है, लेकिन बाकी सबके साथ डू लगता है, तो डू और डज में कन्फ्यूजन हो जाती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा कोई मामला नहीं है, इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, ये देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन है, कोई भी पर्सन हो, सब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबके साथ डिड ही आएगा। लेकिन डिड लगाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रागेटिव सेंटेंसेस की, यानी सवालिया जुमलों की। सवाल दो किस्म के होते हैं, यानी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस और ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्या वो आपसे मिला? क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिनको आप यस या नो से आंसर कर सकते हैं, या जिनको आंसर करने के लिए आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। क्या वो आपसे मिला? तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आइए, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होता है। क्या वो आपसे मिला? तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब है डिड। डिड ही, जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, डिड ही मीट यू, क्या वो आपसे मिला? नंबर 2 देखिए, क्या आपने मुंह धोया? ये भी क्लोज क्वेश्चन है, यस नो से आंसर किया जा सकता है, तो इसके शुरू में भी हेल्पिंग वर्ब ले आइए। डिड यू वॉश योर फेस, डिड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, आप लाहौर क्यों गए? ये क्लोज क्वेश्चन नहीं है, आप इसे यस या नो कहकर जवाब नहीं दे सकते, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद क्लोज क्वेश्चन वाला
पैटर्न ही फॉलो होगा। आप लाहौर क्यों गए, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा क्यों, वाई। उसके बाद यही जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन की तरतीब होती है यही होती है, वाई डिड यू गो टू लाहौर। तो व्यूअर्स, असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस का तरीकाकार हमने देख लिया, समझ लिया। अब सिर्फ बात कर लेते हैं मिसाल नंबर 4 को। देखिए, मैंने एक कहानी लिखी और मैं कहानी लिखता था। ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट होंगे, तो इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश भी एक ही होगी, मैंने एक कहानी लिखी या मैं कहानी लिखता था। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई रोट अ स्टोरी। उम्मीद है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।